कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जिसका नाम है ली। ली एक बेहद अमीर परिवार का बेटा है। असल में 1 साल पहले उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इस 1 साल में उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज हो चुकी है कि वो दूर से भी किसी की हल्की सी आवाज साफ सुन लेता है। घर के नौकर धीमी आवाज में आपस में कहते हैं, मालिक तो देख नहीं सकता, चलो कुछ कीमती चीजें चुरा लेते हैं। लेकिन ली एक एक शब्द साफ सुन रहा होता है। कुछ देर बाद जब ली खाना खा रहा होता है, वो अचानक अपने सामने रखा खाना नीचे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, आज इन सब नौकरों को यहाँ से निकाल दो। इसके बाद हमें दिखती हैं ली की आंटी मोना। ली को उन पर भी शक है कि कहीं उसके माँ बाप का एक्सीडेंट उन्होंने ही तो नहीं करवाया था। मोना कहती है, 1 हफ्ते में कितने लोगों को नौकरी से निकालोगे? लेकिन ली उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो सिर्फ इतना कहता है, जो मुझे पसंद नहीं वो बस पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ली को सिर्फ एक ही इंसान पर पूरा भरोसा है, उसका वकील सीन। कार में जाते वक्त ली सीन से कहता है, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है और मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, फिर कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगले ही पल वो गंभीर होकर कहता है, मुझे अभी भी मोना पर शक है कि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, तुम उस पर नजर रखना। सीन हाँ में सिर हिला देता है। अब चलते हैं 1 साल पीछे। उस दिन ली अपनी माँ और अपने पापा के साथ कार में एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार घाटी के किनारे लटक जाती है। ली के पापा बेहोश हो जाते हैं। उसकी माँ की टांग कार में बुरी तरह फंस जाती है। वो पूरी हिम्मत से अपनी टांग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द और घबराहट की वजह से नाकाम रहती है। ली आधा बेहोश पड़ा होता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ अपनी सारी ताकत लगाकर ली को कार से बाहर सड़क की तरफ धक्का दे देती है। उसी वक्त दूर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। गाड़ी रुकती है, उसमें से एक आदमी निकलता है, लेकिन मदद करने की बजाय वो आदमी सीधे कार की तरफ बढ़ता है और उसे घाटी की ओर धक्का दे देता है। कार सीधे नीचे गिर जाती है। इसी हादसे में ली के दोनों माता पिता की मौत हो जाती है और ली की आंख पर गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी देखने की शक्ति खो देता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। ली ने अपने घर के कामों के लिए नए लोग रख लिए हैं। उन्हीं में से एक है हमारी कहानी की हीरोइन जीना। जब जीना ली को देखती है तो वो चौंक जाती है। जिस चेहरे को वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, आज उसे उसी के लिए काम करना पड़ रहा होता है। यहीं से कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। 3 दिन पहले ली अपने इलाज के लिए अस्पताल गया होता है। ली के मन में अंदर ही अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि मोना किसी भी वक्त उसे मरवाने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए उसने अपने आसपास हमेशा बॉडीगार्ड रखे होते हैं। उसी अस्पताल में जीना का भाई भी अपना इलाज करवा रहा होता है। असल में जीना के पिता उसी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो जीना से कहते हैं, अस्पताल का मालिक एक अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारे भाई के इलाज का खर्च भी काफी कम कर दिया है, बस थोड़ा गुस्सैल है, छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाता है। वो अभी आने वाला है, इसलिए उसके सामने थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ली अस्पताल आता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है, अचानक कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए ली का जहन फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है कहीं ये मोना की तरफ से भेजा हुआ आदमी तो नहीं जो आज उसे मारने आया हो, लेकिन असल में वो जीना का भाई होता है। तभी गार्ड्स आकर जीना के भाई को पकड़ लेते हैं और ली गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगता है कि ये कैसी बदतमीजी है। इतने में जीना भी वहां आ जाती है और ली पर चिल्ला उठती है, क्या कोई बीमार बच्चे से ऐसे बात करता है? जीना को ये पता ही नहीं होता कि ली अंधा है। वो उसे खरी खोटी सुना देती है। तभी जीना के पिता वहां आ जाते हैं। वो ली के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन ली उनकी एक नहीं सुनता और साफ कह देता है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये कहकर ली वहां से चला जाता है। जीना टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, क्योंकि उसके पिता की नौकरी जा चुकी होती है। अब जीना को कोई काम ढूंढना पड़ता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि ली के घर में कुछ काम की जरूरत है। वो बिना देर किए ली के घर पहुंच जाती है और अब सीन वर्तमान में शिफ्ट होता है। जैसे ही ली जीना की आवाज सुनता है, वो तुरंत पहचान जाता है, ये वही लड़की है जिसने हॉस्पिटल में मुझे उल्टा सीधा सुनाया था। ली कुछ नहीं कहता। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, अगर ये लड़की झूठ बोलेगी तो वो उसे उसी वक्त निकाल देगा। वो शांत आवाज में पूछता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? जीना बिना घुमाए सीधा जवाब देती है, हाँ, हम हॉस्पिटल में मिले थे। मेरे भाई ने गलती से आपको पकड़ लिया था और मैंने आपको गलत समझकर डांट दिया था। ली को उसकी ईमानदारी पसंद आती है और वो उसे काम पर रख लेता है। जीना अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती है। हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने से लेकर उसे शर्ट पहनाने तक सब कुछ संभाल लेती है। धीरे धीरे वो ली के करीब आने लगती है और उसकी आंखों को देखने लगती है। उसे अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत आंखों में रोशनी क्यों नहीं है। ली को भी महसूस हो जाता है कि वो बहुत पास आ गई है। वो थोड़ा सख्त होकर कहता है, इतना करीब मत आओ, थोड़ा हटकर खड़ी हो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मोना जीना से कहती है, ली तुम पर बहुत भरोसा करने लगा है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम मुझे उसकी हर हरकत की खबर देती रहना, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन से फैसले लेता है, सब। अगर तुम ये कर दोगी तो मैं तुम्हारे पापा की नौकरी वापस दिलवा दूंगी और तुम्हारे भाई का पूरा हॉस्पिटल बिल भी भर दूंगी। ली ये सारी बात ऊपर से सुन लेता है, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। कुछ देर बाद जीना ऊपर आती है और ली सीधे कह देता है, मैं तुम्हें निकाल चुका हूँ, तुम जा सकती हो। जीना हैरान होकर पूछती है, निकालने का मतलब? मैंने क्या गलत किया? ली ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम मोना से मिलकर मेरी जासूसी करने वाली थी, सही? ये सुनते ही
जीना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे पापा की नौकरी गई, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, और आज बिना सोचे समझे तुमने मुझे भी निकाल दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे जल्दबाज फैसले कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जीना रुकती नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि तुम उदास हो क्योंकि तुम अंधे हो? सच ये है कि तुम्हारा नजरिया ही गलत है। तुम्हें खुद के अलावा किसी की कदर नहीं। अगर तुम हर किसी पर शक करते रहोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये कहकर जीना उसकी तरफ एक तकिया फेंक देती है और वहां से चली जाती है। ली भी गुस्से से भर जाता है। अगले दिन मोना की असिस्टेंट ली को फोन करके बताती है कि मोना उसे बिना बताए हॉस्पिटल बेचने की तैयारी में है और उसे तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। ये सुनकर ली घबरा जाता है। वो अपने वकील शॉन को फोन करता है और कहता है कि उसे अभी हॉस्पिटल जाना है। शॉन ऊपर से हाँ कहकर कॉल काट देता है, लेकिन फोन रखते ही शॉन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ली के घर पहुंचकर उसे एक भी कदम बाहर न निकलने दें। वे लोग ली को एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहीं ली को समझ आ जाता है कि शॉन भी अब मोना के साथ मिल चुका है। इसके बावजूद ली हॉस्पिटल की सेल रोकने का रास्ता ढूंढता है। कमरे में उसे एक कैंची मिल जाती है। वो जाली काटता है, कटी हुई तारों को बांधकर एक रस्सी बनाता है और उसी के सहारे नीचे उतरकर सड़क पर आ जाता है। वो रोड पर लिफ्ट मांगने के लिए रुकता है और तभी जीना अपनी स्कूटी पर वहां पहुंच जाती है। जीना उसे समझाती है, यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, इस एरिया में टैक्सी मिलती ही नहीं। जीना की आवाज सुनते ही ली का गुस्सा फिर उभर आता है। वो कहता है, अपना रास्ता लो और मुझे अकेला छोड़ दो। जीना बिना बहस किए वहां से चली जाती है। ली नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ता है। ये देखकर जीना रुक जाती है। उसे ली पर तरस आ जाता है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। ली के पास भी कोई और चारा नहीं होता, उसे हर हाल में हॉस्पिटल पहुंचना होता है। वो स्कूटी पर पीछे बैठता है। ली सीधा कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचता है और सबको साफ साफ बता देता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी मर्जी और जानकारी के बिना हो रहा है। वो साफ कह देता है, मेरे हुक्म के बिना कोई भी हॉस्पिटल बेच नहीं सकता। यहीं पर सामने आता है इस कहानी का विलन नेथन, वही आदमी जो हॉस्पिटल को खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। ली के आते ही बोर्ड मेंबर्स को समझ आ जाता है कि ये पूरी डील गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। बोर्ड तुरंत डील कैंसिल कर देता है और मजबूरन नेथन को वहां से निकलना पड़ता है। इसके बाद ली सीधे मोना से टकरा लेता है। वो पूछता है, मेरे हुक्म के बिना इतना बड़ा फैसला लेने का तुम्हें हक किसने दिया और इस सब की जरूरत क्या थी? मोना अपनी सफाई देती है कि हॉस्पिटल फाइनेंशियल लॉस में जा रहा था। उसने सोचा कि बेच देने से उसकी दूसरी कंपनी बच जाएगी, लेकिन ली उसे रोक देता है और कहता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो याद दिलाता है कि बैंक ने उन्हें अभी वक्त दे रखा है और फिर वो एक और बात कह देता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाने के पीछे तुम ही थी। ये सुनते ही मोना हिल सी जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ली कैसे सोच सकता है कि वो अपनी ही बहन और उसके पति को मरवा सकती है। ली बस इतना कहकर वहां से चला जाता है कि उसकी माँ मरते वक्त उसी का नाम ले रही थी और ये भी कि शॉन भी उसी का आदमी निकला जिसने उसे अपने ही घर में कैद करके रखा। मोना पूरी तरह उलझ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ली किस गलतफहमी में जी रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शायद ली के माँ बाप की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसका पति जेजे और शॉन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों करीबी दोस्त भी थे। यहीं से मोना के मन में एक शक जन्म लेता है कि शायद जेजे, शॉन और नेथन तीनों एक ही तरफ हैं। ये सोचकर मोना तुरंत जेजे से मिलने जाती है। वहां पहुंचकर वो उसे नेथन से बात करते हुए सुन लेती है। नेथन कह रहा होता है, 1 साल पहले जो काम तुमने अधूरा छोड़ा था, आज उसका नतीजा ली की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है और वो हमारा पूरा प्लान बिगाड़ रहा है। ली को जल्दी से तुमने ही डॉक्टर को मजबूर किया था कि वो ली को ये बता दे कि उसकी आंखों का इलाज कभी नहीं हो सकता। जेजे कहता है, अगर मैं बुरा हूं तो तुम भी मुझसे कम नहीं हो, और वो मोना को वहां से जाने को कह देता है। यहीं से फ्लैशबैक शुरू होता है। दिखाया जाता है कि जेजे ने ली के माँ बाप का एक्सीडेंट क्यों करवाया। एक दिन जेजे के घर एक पार्सल आता है। उसमें साफ दिखता है कि जेजे का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। यह पार्सल नेथन ने भेजा होता है। नेथन जेजे को धमकाता है कि जिस औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा है वो कोरिया के एक बहुत अमीर आदमी की बेटी है। अगर ये सबूत उस आदमी तक पहुंच गए तो जेजे या तो देश से निकाल दिया जाएगा या फिर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नेथन एक शर्त रखता है, अगर जेजे इस मुल्क में बचकर रहना चाहता है तो उसे ली के माँ बाप का एक्सीडेंट करवाना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। बदले में पूरी जायदाद जेजे के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ली अभी 20 साल का नहीं हुआ था। नेथन ने वादा किया कि जब ली एडल्ट होगा तो प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा जेजे को मिलेगा। इसी लालच में जेजे ने उस दिन कार के ब्रेक खराब किए और जब एक्सीडेंट के बाद भी ली के माँ बाप बच गए तो वो खुद उन्हें खाई में धक्का देने आ गया। अब सीन वर्तमान में लौटता है। मोना को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। वो अपनी असिस्टेंट को जेजे का पीछा करने भेज देती है। जेजे उसी औरत के घर जा रहा होता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। असिस्टेंट दोनों की तस्वीरें लेकर मोना को भेज देती है। मोना बिना वक्त गमाए उन्हें रंगे हाथ पकड़ने वहां पहुंच जाती है। अब सीन जीना पर शिफ्ट होता है। जीना ली को वापस उसके घर छोड़ रही होती है। अब ली को उस पर सच में भरोसा हो जाता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसके साथ जो बुरा बर्ताव किया वो गलत था। वो ये भी कहता है कि वो अगले दिन से वापस काम पर आ जाए, लेकिन जीना साफ बोल देती है, मैंने आपकी मदद नौकरी के लिए नहीं की थी, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। ली उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसे डबल तनख्वाह देगा। जीना बस उसके करीब आकर इतना कहती है, आज के
बाद मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटने के बाद भी ली का ध्यान उसी में अटका रहता है। वो उसे फोन करता है, लेकिन जीना एक फूड आउटलेट में काम कर रही होती है। जैसे ही स्क्रीन पर ली का नंबर दिखता है, वो बिना सोचे फोन की बैटरी निकाल देती है। ली अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है कि जीना के पापा को हॉस्पिटल में वापस बुलाया जाए और जीना के भाई का इलाज मुफ्त में शुरू किया जाए। उसे लगता है कि शायद इन सबसे जीना का गुस्सा कम हो जाए और वो वापस लौट आए। इधर मोना उस औरत के घर पहुंचती है जिसके साथ जेजे का अफेयर चल रहा होता है। दरवाजे के बाहर जेजे के जूते देखकर मोना चुपचाप खड़ी हो जाती है और अंदर की बातें सुनने लगती है। अंदर वो औरत जेजे से पूछ रही होती है, तुम मोना को कब डिवोर्स दोगे? तभी मोना अंदर आ जाती है और सच सामने आता है। वो औरत मोना की बेस्ट फ्रेंड ही होती है। मोना को यकीन ही नहीं होता कि उसी ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। गुस्से में मोना उस औरत के बाल पकड़ती है और उसे खींच कर नीचे गिरा देती है। जेजे एक कोने में खड़ा कांपता रहता है। मोना उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और साफ कह देती है कि वो उसे पूरे शहर में जलील करेगी और पुलिस केस भी करवाएगी। मोना जाने लगती है, लेकिन जेजे उसका हाथ पकड़ लेता है। घबराहट में वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। मोना के सिर पर गहरी चोट लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जेजे और वो औरत शॉक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है अब अगला स्टेशन सीधा जेल ही होगा, लेकिन तभी जेजे के दिमाग में एक खौफनाक प्लान आता है। वो एक डेंजरस क्रिमिनल को फोन करता है जिस पर पहले से कई केस चल रहे होते हैं। जेजे कहता है, ध्यान से सुनो। वो बताता है कि वो उन्हें $20 लाख देगा और बदले में सिर्फ उसकी बीवी की लाश से छुटकारा पाना होगा। वो ये भी कहता है कि ली के हॉस्पिटल लैब में एक वायरस रखा हुआ है और उन्हें किसी तरह ली को उस वायरस से इन्फेक्ट करना होगा। इसके बाद उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर कर देना है और ये कहना है कि मोना को मारने का हुक्म ली ने दिया था। जेजे समझाता है, इल्जाम ली पर जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। अगर काम ठीक से हो गया तो पैसे उनके होंगे। क्रिमिनल तुरंत मान जाता है। इधर जैसा ली ने सोचा था, जीना का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है और वो वापस ली के घर काम पर आ जाती है। जीना को देखकर ली साफ तौर पर रिलीव महसूस करता है। तभी क्रिमिनल ली को फोन करता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप के कत्ल के पीछे कौन था। वो बताता है कि उन्हें मरवाने का ऑर्डर जेजे ने ही दिया था और फिर वो ली से कहता है कि वो तुरंत अपने हॉस्पिटल लैब पहुंच जाए क्योंकि सारी सच्चाई वहीं मिलेगी। ली के अंदर गुस्सा फट पड़ता है क्योंकि अब तक वो मोना को ही अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। अब पूरी तस्वीर पलट चुकी होती है। ली तुरंत जीना को साथ लेता है और लैब पहुंचता है। क्रिमिनल पहले से कमरे में वायरस सेटअप कर चुका होता है। जैसे ही ली अंदर आए, एक स्विच दबाते ही वायरस हवा में फैल जाए। ली और जीना कमरे में कदम रखते ही दरवाजा लॉक हो जाता है और रिमोट से वायरस रिलीज कर दिया जाता है। हवा भारी होने लगती है। दोनों सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ली समझ जाता है कि कमरे में एक लीथल वायरस छोड़ा गया है क्योंकि ये उसी का हॉस्पिटल लैब होता है। ली को इस वायरस के बारे में पहले से जानकारी होती है। कुछ साल पहले एक रिसर्च डॉक्टर ने बताया था कि यहाँ एक म्यूटेंट वायरस और उसका एंटीडोट डेवलप किया जा रहा है। ली तुरंत कैबिनेट्स चेक करता है और एंटीडोट मिल भी जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही डोज होती है। ली जीना से कहता है, तुम ये लगा लो। जीना सीधे मना कर देती है, तुम लगाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसी बीच जीना के पापा भी लैब तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीना को अंदर बंद देखा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीना वो एकलौता एंटीडोट ली को इंजेक्ट कर देती है। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहां ली होश में आ चुका होता है। जेजे ली के पास बैठा होता है और कहता है कि ली ने एक क्रिमिनल को हायर किया था अपनी बीवी मोना को मारने के लिए। यहीं पर असली सच सामने आता है। दरअसल जेजे ने ही उस क्रिमिनल को सरेंडर करने को कहा था और वादा किया था कि वो उसे बेल पर बाहर निकलवाएगा और बदले में 40 लाख देगा। पैसों के लालच में क्रिमिनल मान जाता है। वो सरेंडर करता है और पुलिस को बता देता है कि मोना को उसने ली के कहने पर मारा था। पुलिस बिना देर किए क्रिमिनल के साथ साथ ली को भी गिरफ्तार कर लेती है। इधर न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि हॉस्पिटल लैब से एक खतरनाक वायरस लीक हो गया है और वो हवा में फैल रहा है। वायरस की वजह से करीब 7 लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। अब ली जेल में होता है। कुछ दूरी पर वही क्रिमिनल अपनी सेल में बैठा होता है। वो अपने सेलमेट्स से कॉन्फिडेंस में कह रहा होता है कि उसने ली को पूरी तरह फंसा दिया है। वो हंसते हुए कहता है, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे 40 लाख मिलेंगे और वो बेचारा यहीं सड़ता रहेगा। ली के हाइपर शार्प कान हर एक बात सुन लेते हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सब जेजे की ही चाल थी और उसे पूरी तरह फंसा दिया गया है। उसी जेल में क्रिमिनल की सेल में एक नया कैदी भी लाया जाता है। पूरी गैंग मिलजुल कर उसे टॉर्चर करती रहती है। जेल का माहौल सीधा बर्बरिक मोड में चल रहा होता है। एक दिन जेजे जेल में क्रिमिनल से मिलने आता है और सीधे कह देता है, ली को यहीं जेल में खत्म कर दो। वो ये भी कहता है कि अगर ये काम हो गया तो वो 1 करोड़ देगा। इस बार क्रिमिनल थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि जेल के अंदर किसी को मारना इतना आसान नहीं होता, लेकिन 1 करोड़ सुनते ही उसका दिमाग सीधा पैसों की तरफ झुक जाता है। वो तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद वो ली को मारने का हर एक मौका ढूंढने लगता है। वो अपने साथियों से कहता है, कॉरिडोर में जब ये निकले तो सीधा धक्का दे देना, लेकिन ली की सुपर हियरिंग सब कुछ पकड़ लेती है। वो हमेशा उनसे दूरी बनाए रखता है। जब क्रिमिनल का एक साथी ली को पुश करने आता है, ली बिल्कुल सही टाइम पर झुक जाता है। साथी खुद ही गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। जो नया आदमी क्रिमिनल की सेल में आया था और जिसे ये लोग टॉर्चर करते रहते थे, वो ली को चुपचाप वार्न करता है,
संभल कर रहना, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। धीरे धीरे ली और वो आदमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ली उसे बताता है कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है और वे इसका फायदा उठा सकते हैं। ली पूछता है, क्या तुम इन सबको फंसाना चाहते हो और क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो आदमी बिना सोचे हाँ कर देता है, क्योंकि उसे क्रिमिनल से वैसे भी नफरत होती है। दोनों मिलकर एक स्मार्ट प्लान बनाते हैं। जब क्रिमिनल और उसके साथी बाथरूम एरिया में होते हैं, ली वहां पहुंच जाता है। उसका दोस्त बाथरूम के बाहर से हल्की आवाज में गाइड करता है, लेफ्ट, अब 2 स्टेप राइट, अब सीधा। बाकी लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन ली हर एक विस्पर पकड़ रहा होता है। क्रिमिनल ली को देखकर खुश हो जाता है। उन्हें लगता है कि शिकार खुद शेर के मुंह में आ गया है। वे कहते हैं, अब इसकी जान कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही ली एक टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, अंदर खुद क्रिमिनल बैठा होता है। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उसे लगता है कि ली खुद चलकर मौत लेने आया है। ली बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजा बंद करता है और कहता है, तुम मुझे मारना चाहते थे, अब देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है। ली एक रस्सी निकालता है, उसे ऊपर बांधता है और क्रिमिनल की गर्दन में डाल देता है। क्रिमिनल को समझ ही नहीं आता कि ये आदमी क्या कर रहा है। उसी वक्त ली का दोस्त सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है और बताता है कि ये लोग ली को मारने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड्स बाथरूम में घुसते हैं और जो सीन उनके सामने आता है उसमें ऐसा लगता है कि क्रिमिनल ही रस्सी से ली को फांसी देने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स उसी वक्त क्रिमिनल को मार देते हैं और कहते हैं, अगर ली को कुछ भी हुआ तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अब क्रिमिनल ली को हाथ भी नहीं लगा सकता। ली पूरी शांति से उसे एक ऑफर देता है, अगर तुम पूरी सच्चाई बता दोगे तो तुम्हें 20 करोड़ मिलेंगे। लेकिन क्रिमिनल जिद्दी रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। कुछ दिन बीते हैं और क्रिमिनल पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा लगता है कि लैब का म्यूटेंट वायरस उसके शरीर में फैल चुका है। वो ली के पैर पकड़कर रोते हुए कहता है, मुझे बचा लो, मेरे लिए एंटीडोट दिलवा दो। ली पहले सीधा मना कर देता है, फिर ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, ठीक है, लेकिन पहले सब कुछ बताओ, किसके कहने पर तुम मुझे मारने आए थे और मेरे खिलाफ जो भी जानते हो सब। ली साफ कह देता है, वरना 1 सेकंड के लिए भी मैं मदद नहीं करूंगा। आखिरकार क्रिमिनल टूट जाता है। वो बताता है कि जेजे ने उसे 40 लाख देने का वादा किया था ली को खत्म करने के लिए। वो ये भी बताता है कि जेजे ने ही ली की आंटी मोना को मारा था और उससे कहा था कि इल्जाम वो अपने ऊपर ले ले। ली का दिमाग एक पल के लिए जाम हो जाता है। अब उसे सब समझ आ जाता है, मोना नहीं बल्कि जेजे ही हर चीज के पीछे था। लेकिन तभी क्रिमिनल एक और बम गिराता है। वो कहता है, तुम्हारी आंखों का इलाज ऑपरेशन से हो सकता था, लेकिन वे लोग नहीं चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ। ली की जिंदगी की सारी तस्वीरें एक ही लाइन में फिट हो जाती हैं। जो उसके सबसे करीब थे वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। इतना कहकर क्रिमिनल बेजान होकर नीचे गिर जाता है। दोनों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जेजे नकली इंसानियत दिखाते हुए सबके सामने कह रहा होता है, ली हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे बेल दिलवाने की। लेकिन ली उसका असली चेहरा जान चुका होता है, इसलिए वो चुप रहता है। ली को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहीं वो एक नया लॉयर हायर करता है और साफ टारगेट सेट करता है। मुझे शक है कि मेरे माँ बाप और आंटी मोना के कत्ल के पीछे जेजे ही है और मुझे किसी भी तरह उसे अरेस्ट करवाना है। और यहीं पर इस सीरीज का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।